Good morning, students. This is Shubham Anand from CBSE Competitive School. Students, in last class, we have discussed about the revolt, how revolt has outbroke, and even earlier we have discussed the society of 18th society, divisions of society, regions of subsistence crisis, people कैसे irritate हो गए थे टैक्स सिस्टम से, and how middle class people emerged, and they start discussing about the privileges of the people. तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. पिछले क्लास में रिवोल्ट तो देख लिए किस तरह हुआ और उसका सारा रीजन्स पहले जान चुके हैं. सोसाइटी में क्या इशूज था, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था. अब आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो बना. ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े ही थे कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ टेनिस कोर्ट में, है ना. ये सब तो सारा चीज़ पढ़ लिए, समझ गए. अब पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो बना, ठीक है, वो क्या था. नेशनल असेंबली जिस चीज़ का शपथ लिया था, ठीक है, उससे आगे अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ तब क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, ये सब तो इंटरेस्टिंग है. अभी बहुत सारा कहानी बाकी है पढ़ना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया 1791 में. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. जो मोनार्क का पावर है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के पीछे, कि जो मोनार्कियल पावर है उसे कंट्रोल करना. तो कंट्रोल किया गया. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. जो मोनार्कियल पावर था, मोनार्क सिस्टम में क्या था, सारा डिसीजन एक ही हैंड में रहता था, सेंट्रलाइज्ड पावर था, एक ही इंसान लेगा डिसीजन, है ना. बट अब क्या किया, इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया. डिसेंट्रलाइज मीन्स दे ब्रोक अप स्टेप बाय स्टेप. वो लोग इसे तोड़ दिए स्टेप बाय स्टेप्स, डिवीजन कर दिए ऑन अ बेसिस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे. तो वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा था, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे पावर जो था मोनार्क के पास कंसंट्रेटेड, वो चेंज कर दिए, है ना. देन फिर दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब ये क्या किया फ्रांस को, देखो फ्रांस में अभी चेंजेस क्या आया. फ्रांस पहले जो हाईली मोनार्कियल था, कंसंट्रेटेड मोनार्कियल था, अब कैसा, फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मोनार्की अभी भी है बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना. मोनार्की अभी भी है बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. तो चलो फिगर 7 देखते हैं, ये वाला, ठीक है. ये देखो, नीचे से देखते हैं इस जगह से, ठीक है. पहले पैसिव सिटीजन्स हैं, फिर एक्टिव सिटीजन्स हैं, ठीक है. तो वोट कौन कर रहे हैं, ठीक है, हु आर एलिजिबल टू वोट, एक्टिव सिटीजन्स. ये जो डिवीजन हुआ है ना, पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स, यहां पर इलेक्टोर्स हैं, ठीक है. ये सारा कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स, टैक्स पेइंग कैपेबिलिटी पे ये डिवीजन किया गया था, ठीक है. आगे पढ़ेंगे. अब ये ग्राफ समझ लेते हैं, फिर आगे जो टेक्स्ट पढ़ेंगे समझने में आसानी होगा, ठीक है. पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स. पैसिव सिटीजन्स के पास नो वोटिंग राइट. तो पैसिव सिटीजन्स कैसे होते हैं, दोज हु डू नॉट हैव राइट टू कास्ट वोट, है ना. वैसे लोग कैसे थे, अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर, ठीक है. 3 मिलियन मैन, वुमेन, ध्यान देना, वुमेन पैसिव सिटीजन है, अभी तक वुमेन्स को राइट नहीं मिला कास्ट टू वोट, ठीक है. वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 मीन्स जो 25 साल से कम के. नाउ एक्टिव सिटीजन्स, व्हाट अबाउट एक्टिव सिटीजन्स, इंटाइटल्ड टू वोट. ओनली एक्टिव सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू वोट. अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. कितना ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है. वो इट्स अ ग्रेट
वाइडेंड गैप, बहुत बड़ा ये गैप है। द पॉपुलेशन is of 28 million people and only 4 million people are eligible to cast vote. And what about the rest 24 million people? They are not eligible to cast vote. ठीक है, तब एक्टिव सिटीजन्स जो है वो वोट कास्ट करेंगे। अब एक्टिव सिटीजन जो हैं वो वोट करेंगे इलेक्टोर्स के लिए, नॉट फॉर द नेशनल असेंबली। ठीक है, नॉट फॉर द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, डेट इज द इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, वहां पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा, मीन्स देयर पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन नेशनल असेंबली। ओनली पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट द इलेक्टर्स। इलेक्टर्स जो होंगे, ठीक है, इलेक्टर्स इलेक्ट हो गए, 50,000 मैन होंगे, सिर्फ मैन होंगे, नॉट वुमेन। ठीक है, 50,000 मैन होंगे इलेक्टर्स। तो ये जो 4 मिलियन पीपल्स है ये वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें इलेक्टोर्स सेलेक्ट करना, 50,000 मैन। ठीक है, अब ये जो इलेक्टोर्स होंगे 50,000 मैन, दे विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कितने लोग का कैपेसिटी है? 745 मेंबर्स, 745 मेंबर। ठीक है, ये हो गया नेशनल असेंबली किस तरह फॉर्म किया, समझ गए। अब नेशनल असेंबली क्या क्या कंट्रोल करेगा? मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगा नेशनल असेंबली, एंड देन एग्जीक्यूटिव किंग, है ना। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहे हैं? किंग एंड मिनिस्टर्स। देन लेजिस्लेचर विल कंट्रोल द किंग एंड मिनिस्टर्स। ओके, देन नेशनल असेंबली व्हेन कंट्रोल किंग, ठीक है, देन किंग हैव वेटो पावर। व्हाट कॉल्ड? वेटो। वेटो मीन्स होता है वैसा पावर, वैसा लेजिस्लेटिव पावर कि जिससे आप यूज करके कोई भी डिस्कशन को रोक सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री टर्म में आप किसी भी बिल को रोक सकते हैं वेटो पावर यूज करके अपना। वेटो मीन्स रोकना। ठीक है, जो किंग होगा उसके पास पावर रहेगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेटो पावर जो है वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होता है प्रेजेंटली। अभी हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव किंग है, देयर एग्जीक्यूटिव इज किंग। तो वेटो पावर किसके पास है? किंग के पास है। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अभी हमारा जो मोनार्की पावर है डेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 इंस्टीट्यूशन, व्हिच एल्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो व्हाट अबाउट जुडिशियरी नाउ? जो जज बनेंगे, ठीक है, इवन जुडिशियरी विल बी इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। ऑल्सो जुडिशियरी विल बी इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। ये पूरा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिनॉप्सिस इस डायग्राम में है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक सिनॉप्सिस यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। ठीक है, हाउ दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल वर्क। ठीक है, ये है। अब आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं। हियर चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, which was indirectly elected, that is citizens voted for a group of electors। citizens वोट किसे करेंगे? इलेक्टोर्स के लिए। citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly, जो कि फिर असेंबली को चूज करेंगे। नॉट ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स नहीं, however had a right to vote, हर एक सिटीजन्स को राइट ऑफ वोट नहीं। only men above 25 years of age, only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wages, who paid taxes equal to least 3 days of labor wages। वैसे ही लोग को वोट देने की चांसेस मिलेगी 25 के बाद। ठीक है, ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes, जो टैक्स पे करते, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस। ठीक है, लेबर्स का 3 दिन का वेजेस के इक्वल्स जो लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, ओनली दे हैव राइट टू कास्ट देयर वोट, ओनली दे हैव राइट टू कास्ट देयर वोट। ठीक है,
wages were given the status of active citizens. वो लोग सिर्फ active citizens थे. That is, they were entitled to vote. ठीक है. The remaining men, all women were classed as passive citizen. ठीक है. And rest of the men and all women were classed as a passive citizens. Passive citizens means no right. ठीक है. फिर आगे देखो. To qualify as an electors बनने के लिए भी, and then as a member of assembly, a man had to belong highest bracket of taxpayer. यहां पर जो एलिजिबिलिटी है हर एक फेज में देख लो किस चीज पर बेस्ड है. टैक्स पेइंग मीन्स पैसा, कौन कितना पैसा पे कर रहा. डेट मीन्स कि ये जो नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट बनेगी उसका माइंडसेट क्या होगा. पैसा, कौन कितना टैक्स पे कर रहा. ठीक है. जो आपका पैसिव सिटीजन्स हैं, दोज हु आर लेबर क्लास, वुमेन, वो लोग का पार्टिसिपेशन नहीं है. डेट मीन्स दे डू नॉट हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव. अगर वो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं वहां तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा. उनका प्रॉब्लम, उनका इश्यूज का क्या होगा. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. ठीक है. चलो आगे आओ. The Constitution began with a declaration of rights of men and citizens. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या इंश्योर किया गया. राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स एंड मैन के लिए राइट इंश्योर किया गया. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स. नेचुरल, प्राकृतिक तौर पे जो भी जन्म लिया, ठीक है, उनके पास ये राइट रहेगा. एंड इनएलिनिएबल, इसे आप खत्म नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट. नो गवर्नमेंट कैन मेक देम अनवर्केबल. ठीक है. कोई भी गवर्नमेंट इसको अनवर्केबल नहीं बनाएगा, इनएलिजिबल नहीं करेगा गवर्नमेंट को कि आपके पास राइट नहीं है ये सब. ठीक है. इट इज बाय बर्थ, इसलिए नेचुरल राइट है ये सब. नेचुरल राइट्स है ह्यूमन बीइंग का. ठीक है. तो चलो इस बात पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इंडिया के कंसर्न में कि प्रेजेंटली अभी हमारे पास क्या क्या राइट है. राइट टू लाइफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना. तो अभी जो प्रेजेंट सीन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकली, लीगली जो हमारे पास राइट्स है, ठीक है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कहाँ से डिराइव हो रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, ड्राइव हो रहा ना वहां से. तो इसलिए ये पूरा रिवोल्यूशन ना वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाला. नॉट ओनली फ्रांस बट इंटायर वर्ल्ड, है ना, पूरा वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाला. ठीक है. बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था. सोच लो अगर इस स्क्रिप्ट पे, ऐसा स्क्रिप्ट पे अगर मूवी बनाया जाए तो मूवी कैसा बनेगा. ठीक है. मूवी कैसा बनेगा. रिवोल्ट थोड़ा पीछे का याद कर लो, बेस्टाइल वो याद कर लो, फोर्ट्स वगैरह जो डिमोलिश्ड हुआ, तो किस तरह का मूवी बनेगा. जरा इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग करो और इमेजिन करके देखो तो. ठीक है. एक शानदार मूवी बनेगा. ठीक है. तो इसलिए हम बोले थे हिस्ट्री जो है स्क्रिप्ट है. ठीक है. मूवीज का जस्ट मान लो मूवीज ही देख रहे हो. ठीक है. मॉडर्न टाइम में मूवीज जो है पर्दा पे देखते हो, यहाँ क्या है किताब पे पढ़ रहे हो. ठीक है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये सब था नेचुरल इनएलिनिएबल राइट्स. डेट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. हुज ड्यूटी वॉज दिस. किसका ड्यूटी है ये. ड्यूटी ऑफ स्टेट. स्टेट का ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे. ठीक है. स्टेट मतलब यहां पर गवर्नमेंट की बात कर रहा. ठीक है. स्टेट ऑफ, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स. तो ये कौन कौन सा राइट्स थे. ठीक है. ये राइट्स यहां पर देखो लिखा हुआ, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. तो पहले यहां से पढ़ते हैं. फर्स्ट, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. पहला लाइन, मैन आर बोर्न. तुम लोग सोचोगे कि मैं बार बार मैन और वुमेन पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं. ठीक है.
अगर नहीं सोचे हो तो सोचो, ये ना आगे पता चलेगा इसी चैप्टर का बस लास्ट होने से पहले कि मैं इतना क्यों एम्फेसिस दे रहा हूं। ठीक है, और इसका पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट है। ठीक है, माइंडसेट है, आगे डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे कि ऐसा मैं क्यों बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं और क्या माइंडसेट है, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला है, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल। ठीक है, जो वो बोर्न है, रिमेन फ्री, फ्री है, कुछ भी करेगा, इक्वल इन राइट्स। सेकेंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द preservation of a natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression. ये पॉलिटिकल एसोसिएशन जो भी रहेगा उसका ड्यूटी होगा प्रिजर्व करना ये सब नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन, है ना। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। ऑल सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मीन्स डिसीजन लेना अपना खुद का। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री जो है बाहर का व्यू आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, आप इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप और इंडिविजुअल may एक्सरसाइज अथॉरिटी that does not come from the people। ठीक है, ऐसा कोई भी अथॉरिटी इन लोगों पर रूल नहीं करेगा फ्रांस कंट्री पे जो कि बिना पीपल का डिराइव हुआ, मतलब पीपल जैसे इलेक्ट किए हैं वही अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ देखो क्या, फोर्थ, लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी का मतलब क्या, लिबर्टी का मतलब मुझे पूरा आजादी नहीं है, हम पहले भी बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग का है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड राइट्स। ठीक है, हमारा आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पूरा आजाद हूं, आजादी का मतलब ये होता है कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट हैम्परिंग द अदर वन। ठीक है, हम लोग फ्री हैं लेकिन कितने हद तक, जब तक हमारे एक्ट से दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो। अगर आपका एक्ट से दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है देन दैट इज नॉट योर फ्रीडम, जस्ट यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर वन। समझे, बात को समझो। अगर आपका फ्रीडम जो आप बोल रहे मेरा फ्रीडम है मैं ये करूंगा, उससे आपका सामने वाला जो भी हो सोसाइटी का, अगर उसका राइट्स हैम्पर हो रहा, ठीक है, उसका राइट्स हैम्पर हो रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू लॉ। आप अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, जस्ट यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर वन। आप दूसरे की जो राइट है उसे वायलेट कर रहे, तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसका जो फ्रीडम है रहने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, नॉट इंजूरियस टू अदर। ठीक है, फिफ्थ, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। ठीक है, लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन, फॉरबिड करेगा उसे रोक सकता है, एक्शन डेट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ ना होना चाहिए। सिक्स्थ, लॉ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। व्हाट इज लॉ, लॉ क्या, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, मीन्स कि जो पीपल का एस्पिरेशन है, पीपल का एस्पिरेशन है, डिजायर है, ठीक है, अपने सोसाइटी को लेके, फॉर देयर सोसाइटी, द एस्पिरेशन ऑफ पीपल फॉर देयर सोसाइटी विल फाइनली कन्वर्ट इनटू द लॉ ऑफ एनी कंट्री। Even in respect of India, the law which we have, ठीक है, that is the aspiration of people, that is the demand of people, है ना, needs of people. So ultimately, the law is related from the needs of people, aspiration of people. Simple. वही बात यहाँ पे है. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representative. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, लॉ के सामने हर एक को इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। ठीक है, सेवेंथ, नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। सतमा क्या कहता है, किसी को भी अरेस्ट वगैरह इसी तरह नहीं किया जाएगा जब तक वो बाय लॉ, ठीक है, गलत ना हो। ओके,
फिर 7वां के बाद डायरेक्ट 11th नंबर पे आ गए, ठीक है। एवरी सिटीजन may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. आप फ्री हैं, you are free to express yourself, you are free to say anything, ठीक है। You are free to write, but till where, कहाँ तक? Without hampering the other one emotion, other one sentiment. आप उतना ही तक आजाद हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, कुछ भी, जब तक कि आप किसी इमोशन, किसी सेंटीमेंट को हर्ट ना कर रहे हैं। इफ when you will hurt the emotions and sentiment of other one, then that is not your right, you are going beyond your right, ठीक है। वो आपकी अधिकार नहीं है, वो आप अपना अधिकार से बाहर जा रहे हो। तो वही लिखा है, एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें इंश्योर करना होगा फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी, कि ऐसा लिबर्टी का मिसयूज ना करे इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। 12th नंबर, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल, इट मस्ट बी assessed equally on all citizens in proportion of their means. देश को चलाने के लिए मेंटेनेंस का पूरा खर्च वगैरह जो है सबको ही मिल कर देंगे, that will be called the tax. तो किस हिसाब से देंगे? According to one's means, सबके अपने अपने हिसाब से। जैसे कि इंडिया का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स का रेंज भी बढ़ जाएगा, है ना, टैक्स का रेंज का भी ब्रैकेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो मिलीनियर बिलीनियर होते हैं उन पे और टैक्सेशन लगता है, ठीक है। तो ये इंडिया का टैक्स सिस्टम है जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे टैक्सेशन का बोझ बढ़ता जाएगा। व्हाई? इट बीइंग अ इंडियन सिटीजन, इट इज योर ड्यूटी टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ योर प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड सिटीजन्स, ठीक है। भारत के नागरिक होने के अनुसार आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि आपके भारतीय समाज में जो भी डिप्राइव्ड है, ठीक है, प्रिविलेज्ड है, उन्हें उनका हित के लिए आप टैक्स दें, ठीक है। इसलिए वो टैक्सेशन पैटर्न इंडिया का ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया 12 नंबर। फिर 17 नंबर पे आते हैं। 17, since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. ठीक है, प्रॉपर्टी जो है एक सेक्रेड है, इनवायलेबल राइट है, ठीक है। नो वन में बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी से इसको वंचित नहीं किया जाएगा, हर एक का अपना प्रॉपर्टी होगा, उसका राइट है, ठीक है, भारत में भी है। अनलेस अ लीगली इस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर, जब तक कि पब्लिक नेसेसिटी ना हो, पब्लिक नेसेसिटी का मतलब क्या, गवर्नमेंट का यूज में ना है, तब तक वो आपका, ठीक है। अरे सीधा सा देखो ना, मान लो अगर तुम्हारा जमीन है और वहां से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट पास कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को रोड बनानी है, एक हाईवे बनानी है, एंड दैट प्लान इज क्रॉसिंग फ्रॉम योर लैंड, तो जो गवर्नमेंट है ना, वो आपसे ले लेगी, वो आपसे ले लेगी बाय पेइंग यू कंपनसेशन, वो आपको कंपनसेशन देगी और वो जमीन आपसे ले लेगी। व्हाई? फॉर द बिग रीजन, क्यों आप उस चीज को दे रहे हैं, एक बड़ा रीजन के लिए। व्हाई? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑन कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑन कंट्री, ठीक है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है देने का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑन कंट्री। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखिए तो गवर्नमेंट आपको पे कर दे रही है, ठीक है, ऐसा होता है, ये होता है, ठीक है। जो सरकारी योजना रहती है अगर किसी के जमीन के थ्रू जाती है तो गवर्नमेंट उसको पे करती है, ठीक है। ये 17 था, हो गया। अब ये कि यहाँ पर देखो, ये जर्नलिस्ट हैं एक भाई साहब, ठीक है, तो ये कुछ लिखे थे उस टाइम जो सोसाइटी में चल रहा था, तो बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत फेमस आदमी पॉलिटिकल साइंस में। ये यहाँ पर जानते हो जितना भी नाम पढ़ रहे ना, सब तो रिवोल्ट रिवोल्यूशन से ही है। क्यों? ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक तरह से ये समझ लो ना कि पॉलिटिकल साइंस का ना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं।
अगर तुम में से कोई भविष्य में कोई पॉलिटिकल साइंस लेके सीनियर लेवल पे पढ़ोगे ना, तो वो दिन याद आएगा कि अरे यार ये सब तो 9th में पढ़े थे हिस्ट्री में, लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे, समझे, आएगा काम ये सब। देखो, द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मारेट commented in his न्यूज़पेपर का नाम क्या था, लामी दू पेपुले, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। किस चीज के बारे, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड है। क्या बोलते हैं जनाब, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच को दिया गया, ऑफकोर्स, क्यों, क्योंकि टैक्स पेइंग जो पीपल हैं, ठीक है, उनका एक रेंज प्रिपेयर किया गया है, उस हिसाब से इनको एलिजिबल किया गया, एक्टिव सिटीजन बनाया गया, फ्री इलेक्टोर्स बनाया गया, ठीक है। फिर अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप नेशनल असेंबली के लिए भी क्राइटेरिया टैक्स पे ही रखा गया था, ठीक है। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन, ठीक है। इनका कहना है कि जो पुअर है, ऑप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, उनका वेलफेयर पीसफुली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगेन द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग बाय द रिच पीपल, ठीक है। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। यहां पर ये बार बार एक व्यू पॉइंट रहेगा कि जो लॉ बन रहा है, ठीक है, वो एक रिच पीपल के द्वारा बन रहा है, तो उस लॉ में जो माइंडसेट होगा रिच पीपल वाला ही रहेगा, ठीक है, वेल्दी पीपल। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल अग्री टू ओबे देम। लॉ वो कब तक चलेगी, जब तक पीपल उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड वेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, फिर यहां देखो, एंड वेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ। और फिर अंततः वो लोग उसी तरह जो एक वेल्दी पीपल लोग का लॉ रहता है, रिच पीपल लोग का, उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सोर्स भी है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर में ऐसा छपा था फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में रीडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। रीडिंग पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है ना कि बहुत सारे पीपल लोग इलिटरेट है ना, एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द लाइन्स, रीड द वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए सिंबल्स के द्वारा भी इंडिकेट किया गया था। तो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स क्या, चलो ध्यान से पढ़ो। The majority of men and women in the 18th century could not read and write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Le Barbar, ये सब जो पेंटिंग है, use many of such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता द ब्रोकन चेन, ये जो ब्रोकन चेन है, ठीक है, चेन वेर यूज टू फिटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। जो ये आपका ब्रोकन चेन है, ठीक है, ब्रोकन चेन है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चेन वेर यूज टू फेटर स्लेव्स, स्लेव्स को पहनाने के लिए काम आता था, ठीक है। अब क्या हो रहा कि ये फ्रीडम के लिए इंडिकेट किया गया कि ये फ्री है, ठीक है। फिर है ये देखो, द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, ठीक है, ये वाला वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन, यूनिटी का दिखा रहा है सिंबल, ठीक है। एक कोई भी चीज हो वो सिंगल टूट जाएगा, बट इन द ग्रुप कलेक्शन कलेक्टिवली वो पॉसिबल नहीं होगा। बट नॉट एन इंटायर बंडल, स्ट्रेंथन लाइज इन यूनिटी। आई जो है
द आई विद इन द ट्रेंगल रेडिएटिंग लाइट, है ना. द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. फिर स्पेक्टर, अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी, अनंत, है ना, जो खत्म ना होता हो. अ रिंग हैज नीदर बिगनिंग नॉर एंड. ठीक है, ये हुआ. फिर यहां रेड फ्रीगियन कैप, कैप worn by a slave upon becoming free. Blue white red, blue white red, the national color of France. ठीक है. फिर winged women किस चीज के लिए? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कि लॉ जो है पर्सन्स के थ्रू बन रहा है. द लॉ टैबलेट, ये द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. ठीक है, इस तरह यहां तक ये कंप्लीट हुआ. ठीक है टॉपिक. अब ये टॉपिक को पढ़ोगे घर पे. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. अभी जो फ्रांस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, अब जो फ्रांस है, ठीक है, वो रिपब्लिक बनेगा. ठीक है, ठीक है. तो ये रहा आज का. कुछ होमवर्क दे दे, देख रहे कोई वर्ड निकाल रहे कंसेप्ट वाला. देखो यहां पर एक वर्ड है वेटो. व्हाट इज वेटो पावर? ठीक है, ये आप लोग रिप्लाई करना. व्हाट इज वेटो पावर? ठीक है, व्हाट इज वेटो पावर, ये रिप्लाई करना आप लोग. ओके, थैंक यू, बाय.